गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थशास्त्र में हम मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन इस पर हम बात करेंगे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसके पहले मैं मुद्रास्फीति पर एक दो लेक्चर दिए हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मुद्रास्फीति पर ज़्यादा जानकारी आपको होना चाहिए, फिर मैं डिटेल में आपको इस टॉपिक पर रिवाइज लेक्चर बोले तो उस पर मैं बात करूँगा। तो मुद्रास्फीति का अर्थ, जहाँ की अंग्रेजी शब्द का हम अगर साहित्य देखें तो इन्फ्लेशन का शाब्दिक जो अर्थ है उसको प्रसार कहते हैं या फैलाव कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब फैलाव अथवा प्रसार या उसको स्फीति कहते हैं, लेकिन व्यवहार में इसे मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार कहा जाता है। मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार कहा जाता है। इसका कारण यह है कि स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना होती है। स्फीति एक सदैव मौद्रिक घटना होती है। साधारण बोलचाल में हम देखेंगे तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य स्तर में वृद्धि क्रमतः होने लगती है और मुद्रा का मूल्य धीरे धीरे कम होने लगता है। इस स्थिति में अगर देखेंगे, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं या मुद्रा प्रसार कहते हैं। मुद्रास्फीति की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा करते समय उनमें काफ़ी मतभेद भी है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसका अलग अलग अर्थ अपने परिभाषाओं में, अपने विचार में एक सुधार पूर्वक एक अर्थ बतलाया है। उसमें कुछ दृष्टि से कुछ सुविधा युक्त वाक्य प्रचार उसमें बदलाव भी किए हैं परिस्थिति अनुसार। तो मुद्रा परिमाण एवं आधारित कुछ परिभाषा, जैसे कि मुद्रास्फीति की परिभाषा क्राउथर, क्रैमरर, हार्ट्रे, पीगू, गोल्डन, वीजर ऐसे विद्वानों ने मुद्रा परिमाण में मुद्रा की जो परिभाषा, मुद्रास्फीति की परिभाषा व्यक्त करने का प्रयास किया। मांग आधिक्य पर भी कुछ परिभाषा हुई है। मांग आधिक्य जैसा निर्माण होता है, जैसे कीन्स, टर्वे, विक्सेल, इन अर्थशास्त्रियों ने मांग आधिक्य पर भी मुद्रास्फीति की परिभाषा की है। क्राउथर क्या कहते हैं? मुद्रा अर्थशास्त्र में क्राउथर महान एक विद्वान अर्थशास्त्री, इनके अनुसार मुद्रास्फीति वह स्फीति है, मुद्रास्फीति वह स्थिति, वह अवस्था, वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य हमेशा गिरते रहता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ते रहता है, वस्तु सेवाओं का मूल्य बढ़ते रहता है। इसमें क्राउथर निश्चित रूप से परिभाषा करते हुए यहाँ संतोषजनक नहीं है। क्राउथर खुद स्वयं भी संतोषजनक नहीं है। वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर के प्रत्येक वृद्धि को मुद्रास्फीति माना जाना चाहिए, ऐसा क्राउथर कहते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कीमत स्तर, वस्तु सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाले प्रत्येक वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। प्रत्येक वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। कीमत स्तर, वस्तु और सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती है तो इसे अर्थव्यवस्था के हित में देखा जाता है। अर्थव्यवस्था के हित में देखा जाता है। इस स्थिति में, ऐसे स्थिति में वस्तुओं के कीमत स्तर पर, वस्तु सेवाओं के कीमत स्तर में वृद्धि होती है और इसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। क्राउथर की परिभाषा पूर्णता नहीं दिखाई देती। क्राउथर की परिभाषा को प्रोफेसर क्रेमरर ने परिभाषा बतलाई है कि वो कहते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाए, यदि अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन में, वस्तुओं की और सेवाओं की मात्रा के उत्पादन में कमी होने के कारण घट जाए, तब ऐसी परिस्थिति की प्रक्रियाओं को मुद्रास्फीति कहते हैं। इस
परिभाषा में वस्तु सेवाओं की जो परिमाण बतलाए उसकी तुलना में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और लेकिन कुछ हद तक यह परिभाषा संतोषजनक कही जाती है, लेकिन मुद्रा की मात्रा किसी भी व्यवसाय की आवश्यकताओं में किसी भी मुद्रा की आवश्यकताओं से अधिक होने पर मुद्रास्फीति का जन्म होता है। और यह स्पष्ट है कि मुद्रा की मात्रा व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक होने पर मुद्रास्फीति का जन्म होता है। इस स्थिति का विवेचन क्रैमर कहते हैं। इसमें क्राउथर और क्रैमर की परिभाषा को जोड़ते हुए हार्ट्रे नाम के विद्वान जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह परिस्थिति जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो, जिसमें बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन हो, मुद्रास्फीति उस प्रक्रिया को कहते हैं। अब ये परिभाषा में ये कहा है कि मुद्रा की अवस्था अत्यधिक मात्रा में निर्गमित होने की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके आगे पीगू नाम के अर्थशास्त्री, बहुत लोकप्रिय अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है किसी भी देश में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ रही हो। जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक मात्रा में बढ़ रही हो, इस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये जो मुद्रास्फीति की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं में जो उत्पादन की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि अभी कृषि बिल, सरकार ने कृषि बिल, भारत सरकार ने कृषि बिल पास किया और सरकार कहती है कि हम एमएसपी बड़ी मात्रा में कृषक को, काश्तकार को सीधा फायदा पहुंचाएंगे, या कोई भी एजेंट हो इसमें, एजेंट को उसमें अलग से उसको बेनिफिट मिलेगा। तो कृषि का जो समर्थन मूल्य सीधा काश्तकार को मिलने के बाद काश्तकार खुश हो जाएंगे, संतोषजनक हो जाएंगे, उनकी बचतें बढ़ेगी और सीधा बाजार में वो खर्चा करेंगे। काश्तकार के पास उनका मुआवजा आया, खेती का मुआवजा आया, तो वो बाजार में खर्च करेगा। तो इसमें धीरे धीरे मुद्रा का मूल्य बढ़ते जाएगा। तो इस अवस्था का संतोषजनक परिणाम सीधा पॉजिटिव निर्माण होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसी सरकार मानती है। इसमें मुद्रास्फीति को विवेचित करते हैं कि मुद्रास्फीति धीरे धीरे निर्माण होगी, देश सुधर जाएगा, देश का आर्थिक विकास में बदलाव हो जाएगा। इसमें गोल्डन विजर कहते हैं कि मुद्रास्फीति की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध पूर्ति की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक तेजी से बढ़ती है। मुद्रा की मात्रा अधिक तीव्र गति से तेजी से बढ़ती है, इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। इन परिभाषाओं में मुद्रास्फीति का विवेचन सीधा ये कहा गया है कि मांग आधिक्य पर आधारित परिभाषा हम देखेंगे। मांग आधिक्य पर परिभाषा जो केन्स कहते हैं, केन्स ने पूर्ण रोजगार का सिद्धांत बतलाया है। केन्स कहते हैं कि मांग आधिक्य को आधार बनाकर जो मुद्रास्फीति को रोजगार की स्थिति में संबंधित, जो रोजगार स्थिति की उससे संबंधित उन्होंने परिभाषा बतलाई है। उनके अनुसार पूर्ण रोजगार के बिंदु पर पहुंचने से पूर्व यदि मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है, किसी भी देश में यदि मुद्रा की मात्रा का अधिक
तुलना में, पहले की तुलना में अधिक प्रसार होता है, तो उसका एक अंश तो रोजगार का विस्तार करेगा, रोजगार का विस्तार करेगा, और दूसरा अंश उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी, कीमतों में बढ़ोतरी होगी। पूर्ण रोजगार की अवस्था के पूर्व ही इस स्थिति को कीन्स ने अर्धस्फीति कहा गया है। मुद्रास्फीति को अर्धस्फीति कहा गया है, क्योंकि मुद्रा के बिंदु तक पहुंचने के बाद यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो रोजगार में वृद्धि नहीं होती, तो क्योंकि उत्पादन के अन्य साधनों का उपयोग पहले ही हो चुका है, केवल कीमतों में वृद्धि होगी। और कीन्स के अनुसार यह पूर्णतः स्फीति की स्थिति होगी। इस अवस्था में मुद्रा की स्थिति देश में दिखने लगती है। मुद्रास्फीति एक गतिशील अवस्था है, मुद्रास्फीति एक गतिशील प्रक्रिया या अवस्था है। दीर्घ अवधि में ही अनुभव मुद्रास्फीति का किया जाता है, दीर्घ अवधि में मुद्रास्फीति का अनुभव किया जा सकता है। कीमत स्तर में होने वाले प्रत्येक वृद्धि को स्फीति नहीं कहते हैं, यानी कीमत स्तर में होने वाले प्रत्येक वृद्धि को स्फीति नहीं कहेंगे। जैसे कि वर्तमान स्थिति में वस्तु सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम 150 रुपीज पर केजी हो रहे हैं, इसको हम स्फीति नहीं कहेंगे। तो यह केस कहते हैं कि कीमत स्तर में होने वाले क्रमिक तथा निरंतर वृद्धि को ही स्फीति का सूचक माना जाता है। अब यहाँ कीमत स्तर अथवा क्रमिक, कीमत स्तर में क्रमिकता यानी वृद्धि की क्रमिकता होनी चाहिए तथा निरंतर वृद्धि की मात्रा उसमें होनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि मांग क्यों नहीं बढ़ रही है, वस्तु सेवाओं की वर्तमान स्थिति में बाजार में मांग क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि कोविड-19 के अनुसार लाखों करोड़ों लोगों का जॉब चला गया है। वो जॉब चला गया, उसमें उनके पास उत्पन्न की मात्रा कम हो रही है, यानी डिमांड जो है, मांग, बाजार में मांग क्रिएट नहीं हो रही है। तो जो पूर्ति की मात्रा, उत्पादन वस्तु की पूर्ति की मात्रा वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और जैसे कि कई वस्तु रखने के लिए, वस्तु रखने के लिए सरकार के पास बड़ी मात्रा में गोडाउन की भी एक ऐसी उपलब्धता नहीं है। अभी सरकार ने जैसे कि प्याज की मांग क्रिएट होने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो 600 टन प्याज सरकार ने ईरान से बुलाया, आयात किया हुआ है। वो 15 दिन हुए, वो आयात छुड़ाई नहीं गई है, बंदरगाह पर वैसा पड़ा हुआ है। और ये जो कुछ टेक्निकल रीजन है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, उससे भी मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जब वस्तु का बाजार में विचलन होना या प्रचार प्रसार होना, ये मांग के निर्भर है। जब मांग बढ़ेगी, जैसे रोजगार बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, विनिवेश बढ़ेगा, तो मुद्रा का प्रसार अपने आप क्रमतः होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट स्थिति वैसी नहीं दिखलाई देती है। मुद्रास्फीति के इस परिभाषाओं के अनुसार मुद्रास्फीति के कई प्रकार, कई रूप, मुद्रास्फीति के रूप अथवा मुद्रास्फीति के प्रकार यहाँ हम विस्तृत उसका विवेचन करेंगे। मुद्रास्फीति के रूप कौन से होते हैं या उसके प्रकार किस तरह से होते हैं। जैसे कि वस्तुस्फीति, कमोडिटी इन्फ्लेशन, वस्तुस्फीति से यह आशय निकलता है कि साधारण प्रकार की मुद्रास्फीति से होता है। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं, इस प्रकार की स्फीति में वस्तुओं की कीमतें साधारण रूप में बढ़ती है। वस्तुओं की कीमतें साधारण रूप में बढ़ती है, फर्स्ट स्टेज में होती है। वस्तुओं की कीमतें फर्स्ट स्टेज में बढ़ती है, धीरे से बढ़ती है, या साधारण रूप में वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, उसे हम वस्तुस्फीति कहते हैं। चलन स्फीति,
करेंसी इन्फ्लेशन, चलनस्फीति, जब भी सरकार, किसी भी देश की सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा अधिक मात्रा में, रिजर्व बैंक द्वारा अधिक मात्रा में कागजी नोट, करेंसी, करंट करेंसी, कागजी नोट, पेपर करेंसी, कागजी करेंसी जारी की जाती है। इसके कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तब इसे चलनस्फीति अथवा घाटा प्रोत्साहित स्फीति, चलनस्फीति अथवा घाटा प्रोत्साहित स्फीति, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, घाटा प्रोत्साहित स्फीति कहा जाता है। तो यह अवस्था किस मात्रा में, जब जब हमारे देश में करेंसी की निर्मित हुई, निर्गमन हुआ, जैसे कि करेंसी का निर्गमन, सरकार ने कई बार करेंसी का निर्गमन किया, जैसे कि विकुंचन, मुद्रा विकेंद्रीकरण, मुद्रा का विकेंद्रीकरण हुआ, नहीं, मुद्रा का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद नई करेंसी सरकार ने जब भी बाजार में लाई, तो पहली अवस्था में जब करेंसी आई तो धीरे धीरे बाजार में वस्तु सेवाओं की कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि सभी 500 और 1000 की नोट सभी ने बैंक के पास रिटर्न करने के बाद, सरकार को रिटर्न करने के बाद अचानक एकाएक पैसा बाजार में नहीं आया। बाजार में सभी लोगों के पास पैसा, नया पैसा नहीं आया। वो नोट जारी करने के बाद कई 4-6 महीने लग गए। तो वो स्थिति में जो मुद्रा की कम मात्रा के अनुसार वस्तु सेवाओं का मूल्य जिस मात्रा में बढ़ गया, उस स्थिति को हम कहेंगे चलनस्फीति। तो वो चलनस्फीति हमें हमारे समाज में दिखने को मिली। तो साक्ष्यस्फीति, इसके बाद जो क्रेडिट इन्फ्लेशन किस तरह से होता है, साक्ष्यस्फीति कैसे निर्माण होती है। कभी कभी देश की सरकार मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखने का प्रयास करती है। स्थिरता, मुद्रा की मात्रा को स्थिरता निर्माण करने का प्रयास करती है। तब और साख को बड़ी मात्रा में प्रोत्साहित करती है। यानी बैंक से जनता ने, कई कारोबारियों ने या उद्योजकों ने बड़ी मात्रा में लोन ले, सामान्य जनता ने बैंक से अधिक मात्रा में लोन लेने की प्रक्रिया शुरुआत करे, ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति सरकार द्वारा या बैंकिंग सिस्टम द्वारा निर्माण की जाती है। तो साख को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। साख का प्रसार देश के बैंकों द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान स्थिति वैसी है, यानी जो 20 लाख करोड़ रुपए की एनपीए हो गया, वो हो गया। सरकार कहती है नहीं, जिन्होंने पैसा डुबाया उनको नए तरीके से लोन दो। यानी बैंक को एक ऑर्डर दिए सरकार ने कि नए उद्योजकों को निर्माण करने के लिए नई साख प्रणाली शुरुआत करो, नई ऋण प्रणाली शुरुआत करो। तो ये साख प्रक्रिया सरकार के माध्यम से अभी शुरुआत हुई है। तो अभी जिन्होंने लोन लिया हुआ है, वो दोबारा लोन लेने के लिए सरकार के पास अर्जी नहीं कर रहे हैं। वो घबरा रहे हैं कि पहला ही लोन नहीं चुका है तो दूसरा लोन कैसे लेंगे। तो वो इसमें नैतिकता का प्रकार दिखाई देता है। तो सरकार ने नई लोन देने की सुविधा या प्रोत्साहन पर लोन देने की सुविधा सरकार ने निर्माण की। फिर भी बैंक के पास कस्टमर लोन लेने के लिए दौड़ नहीं रहे, वहां जा नहीं रहे, सरकार के पास अर्जी नहीं कर, बैंक के पास अर्जी नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक जो एनपीए की मात्रा जिस तुलना में बढ़ी है, वो एक डर उद्योजकता में है। सरकार कौन सी नीति अपनाकर साख का मुआवजा रिटर्न करवाएगी, यहाँ इसमें फंसी हुई है सरकार और उद्योजक। तो इसमें बैंकिंग की प्रक्रियाओं में नई सुधार नीति के तहत नई मात्रा में साख प्रोत्साहन पर प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया सरकार प्रयास कर रही है। साख का प्रसार
देश के बैंकों द्वारा किया जाता है। जब साख के प्रसार के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है, तब इस प्रकार की मूल्य वृद्धि को साखस्फीति कहते हैं। अब साखस्फीति कहते हैं, इसमें ब्याज दरों कम मात्रा में ब्याज दर रहेगा। अभी ब्याज दर और घटाए गए, क्योंकि अभी जो मुद्रा नीति की बैठक के सरकार ने पिछले वीक में जो बैठक की, उसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि CRR में बदलाव नहीं किया, SLR में भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने जो बैंकिंग प्रक्रियाओं की किसी भी साधनों में बदलाव न करते हुए ऋण की ब्याज घटाई गई है, ताकि मैक्सिमम बड़ी मात्रा में उद्योजक लोन ले और उद्योग का रिस्ट्रक्चरिंग हो, इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग निर्माण करने की प्रक्रिया, शुरुआत करने की प्रक्रिया सरकार ने निजीकरण लाया, बड़ी मात्रा में तेजी से निजीकरण लाया, और उस निजीकरण में पब्लिक सेक्टर को स्थानांतरित निजीकरण में करने की प्रक्रिया की, जिससे अधिक मात्रा में विनिवेश हो। देश में अभी क्रमशः 2014 से 2019 तक निर्गुंतवणुक की प्रक्रिया सबसे तेजी से बढ़ी, उसमें मुद्रास्फीति निर्माण हो, ऐसा ही एक उद्देश्य रखा गया कि देश में मुद्रास्फीति का दौर धीरे धीरे निर्माण हो। लेकिन हर प्रतिवर्ष आज यही साल में अगर देखेंगे 2020-21 में कम से कम 1,20,000 करोड़ रुपए का निर्गुंतवणुकीकरण हुआ है, और दिसंबर तक और ज्यादा होने की संभावना है। इसमें क्या है कि मुद्रास्फीति को लाने का प्रयास सरकार अधिक मात्रा में कर रही है, लेकिन गिरती हुई अर्थव्यवस्था, जो डिफ्लेशन में जो फंसा हुआ जो बाजार है, वो बाजार को धीरे धीरे उठाने का प्रयास सरकार द्वारा और बैंकिंग प्रणाली द्वारा हो रहा है। लेकिन देश में नए रोजगार की संधियां निर्माण करने के लिए नए उद्योजक बाजार में विनिवेश लेकर आने चाहिए, विदेशी पूंजी भी बड़ी मात्रा में आनी चाहिए। वो न आने के कारण इन्फ्लेशन वहां रुका हुआ है। इसमें लाभ स्फीति प्रॉफिट इन्फ्लेशन, कभी कभी ऐसा होने लगता है कि कई कारणों से उत्पादन लागतों में कमी आने लगती है, जिसके कारण वस्तु सेवाओं की कीमतों में कमी होने की प्रवृत्ति उसमें दिखाई देती है। बड़ी मात्रा में वस्तु सेवाओं की कीमतें गिर जाती है। अभी सरकार ने भी सोयाबीन की फसल या कपास जो बोलते अभी बाजार में आने लगा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसको समर्थन मूल्य रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें भी आशंका होती है। जब एमएसपी का कानून अगर बनाया होता तो निश्चित मात्रा में काश्तकारों का फायदा होता, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे निर्माण हो जाता। लेकिन आशंका ऐसी है कि बाजार में एमएसपी अगर पूरे घटकों को अगर उसका मुआवजा अगर ठीक तरह से अगर मिला, तो मुद्रास्फीति की संभावना, निर्माण होने की संभावना हो सकती है। अगर एमएसपी को ठीक तरह से अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो और तेजी न होके बड़ी मात्रा में मंदी या मुद्रा विकुंचन होने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक होगी, यह आशंका भी व्यक्त की जाती है। तो इसके कारण उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ होने लगना चाहिए। यानी एमएसपी को अगर उसमें बल दिया, सरकार ने नियंत्रण किया, तो काश्तकारों को या ब्रोकर्स को या जो भी उसमें जो एजेंट जितने ब्रोकर्स हैं, उनको भी उस पर लाभ मिलेगा। और इस अवस्था में कीन्स कहते हैं कि लाभ स्फीति, जब सीधा उत्पादक या जो भी घटक है उत्पादन प्रक्रिया के घटकों में हर व्यक्ति को अगर उनको मुआवजा मिल गया या उनको लाभ मिल गया, तो निश्चित मात्रा में मुद्रास्फीति का निर्माण होना ही होना है। यह उसको हम लाभ स्फीति कहेंगे। तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो
मुद्रास्फीति वही रुकेगी। तो यहाँ मैं यहाँ लेक्चर मेरा समाप्त करता हूँ। बाकी जो मुद्दे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।